हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी पहली ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और आज आपकी क्लास होगी मैथ्स की। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं आपका सिलेबस चेंज हो गया है और आपका जो बुक्स हैं, कोई भी नॉर्मल बुक स्टोर पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप जाके बुक्स अभी परचेज कर सकते हैं। और जब तक हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हर चैप्टर, जो जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी देंगे ताकि आप उससे पढ़ सके। ठीक है, तो आज मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर पार्ट 6, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होते हैं, ये आपके लिए नए चीजें हैं। ठीक है, तो आज अपन इनको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप उसको ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आई तो वीडियो को वापस पीछे ले जाके एक दो बार और समझ लेंगे। और अगर आपने सारा वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आपकी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन वर्ग की। वर्ग क्या होता है, तो आपने रेखा गणित में पढ़ा होगा कि चार समान भुजाओं वाले बनने वाले एक चौकोर आकार को अपन क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, उसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। ठीक है, लेकिन रेखा गणित का वर्ग अपन ने अलग पढ़ा था, अब अपन बीज गणित में क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। जैसे मान लो एक नंबर है 2, उसकी मैं घात लगा दूं 2। घात क्या होती है, एक नंबर के ऊपर लगने वाली पावर को क्या बोलते हैं, घात। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 2 इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्ग करना। जब भी किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाता है, यानी उसके ऊपर घात 2 लगाकर उसी से गुणा किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 36, 36, 6 36। तो 6 का वर्ग 36 हो गया। ठीक है, और अगर मैं 36 का वर्ग करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 36 गुणा 36। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को उसी से गुणा करते हैं तो क्या कहलाता है, वर्ग। ठीक है, अब अपन इस वर्ग की बात करें तो ये वर्ग भी कुछ ऐसा ही था। इस वर्ग में चारों भुजाएं समान थी और इसका क्षेत्रफल क्या होता था, भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा को उसी से दोबारा गुणा करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी किसी नंबर का अगर हमें वर्ग करना है तो उस नंबर को उसी से गुणा कर दो, तो जो आंसर आएगा वो उसका वर्ग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ग की कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। ठीक है, वर्गों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे काफ़ी काम आती हैं। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं कुछ वर्ग अपन 1 से लेकर 10 तक के वर्ग पढ़ लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग क्या हो गया, 1 गुणा 1 मतलब 1। 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 टू अंटे 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो अब हमारा गुणधर्म क्या कहता है, देखिए अगर मान लो मैं कोई नंबर का वर्ग कर रहा हूँ 24। ठीक है, 24 का वर्ग कर रहा हूँ तो उसका कोई उत्तर आएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताओ 24 के वर्ग का जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, यानी किसी भी नंबर का वर्ग करके पूरा आंसर ना बताना, सिर्फ ये बताना कि उसका वर्ग का जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो उसका इसका गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जो नंबर का वर्ग कर रहे हो उसका इकाई अंक का वर्ग कर दो, उसके वर्ग में जो इकाई अंक आएगा वही पूरे नंबर के वर्ग का इकाई अंक होगा। जैसे 24 में इकाई, ये कौन सा अंक हो गया, इकाई, और ये कौन सा हो गया, दहाई। ठीक है, तो इकाई अंक कौन हो गया हमारा, 4। तो 4 का वर्ग क्या होता है, देखो 16। 4 का वर्ग अगर 16 हो गया तो आखिरी अंक क्या है इसका, 6। तो 24 के वर्ग का आखिरी अंक भी 6 होगा। ठीक है, अब अपन इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 24 को 24 से गुणा करूं तो 4 4 चौक 16, हाँ 1, 4 दूनी 8 9, 2 4 ज़ा 8,
2 2 जा 4, 6, 9 और 8 17 हासिल 1 5, 4 और 1 5, तो आंसर आया 576 576। तो देखो 5 आखिरी डिजिट क्या है इसका 6 है, जो अपन ने पहले ही बिना कैलकुलेट करे बता दिया। ठीक है, तो अपन दोबारा से समझते हैं। अगर किसी के कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसका आखिरी अंक अगर 1 है तो उसके वर्ग का आखिरी अंक भी 1 होगा। अगर उसका आखिरी अंक 2 है तो उसके वर्ग का आखिरी अंक क्या होगा 4। अगर उसके वर्ग का आखिरी अंक 5 है तो उसके मतलब संख्या का आखिरी अंक 5 है तो उसके वर्ग का आखिरी अंक भी 5 होगा। अगर मान लो संख्या का आखिरी अंक 7 है, उदाहरण लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर ले लूँ, 2 4 6 3 9 7, 2 4 6 3 9 7। ठीक है, मैं इसका वर्ग करूँ और पूछे कि इसका आखिरी अंक क्या होगा, तो मुझे इस पूरी संख्या को इसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं 7 का वर्ग करूँगा। 7 का वर्ग क्या होता है 49, 49, तो आखिरी अंक क्या है 9। तो 2 4 6 3 9 7, इसके वर्ग का आखिरी अंक भी 9 ही होगा। ठीक है, आप चाहे इसको बाद में गुणा करके देख सकते हैं। तो ये हमारी पहला गुणधर्म है। वापस बता दूं, अगर किसी संख्या का हमें वर्ग करना है और बिना वर्ग निकाले, बिना गुणा किए हमें बताना इसका आखिरी अंक क्या होगा, तो आप उसकी इकाई का वर्ग कर दो, जो उसका आखिरी अंक होगा वही इस पूरी संख्या के वर्ग का आखिरी अंक होगा। चलिए अपन अब अगले गुणधर्म पर चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो जब किसी नंबर के नंबर का किसी संख्या का वर्ग करने पे जो हमें आंसर मिलता है, जो उत्तर मिलता है, वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे हम बात करें 9, तो हमें 9 कैसे मिला होगा, जब हमने 3 को 3 से गुणा किया होगा, यानी कि 3 का वर्ग किया होगा, तब हमें क्या मिला 9। तो 9 3 का वर्ग करने पे मिलता है, तो 9 क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, और बात करें अपन 36 36, तो 36 कब मिलता है, जब अपन क्या करें 6 का वर्ग करें, तो 36 क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं 45 की। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको उसी से गुणा करने पे हमें 45 मिले, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब मैं बात करूं जैसे 49 की। ठीक है, तो 49 कब मिलता है, जब 7 का वर्ग करते हैं, 7 को 7 से गुणा करते हैं, तो 49 क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैं 1 से 10 में बात करूं, तो ये 1 4 9 16 5, ये सारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 4 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 की। 16 किसकी है, 4 की। अब बात करें 64 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 की, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करने पर 64 हमें संख्या मिलती है, तो वो क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का वर्ग करने पे जो हमें अंक मिलते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो अब हमें मान लो एक बहुत बड़ी संख्या दे दिया 2 4 6 9। ठीक है, अब पूछ ले कि बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो चलो हमने 1 से 1 से लेकर 100 तक तो याद कर लिए, 1 4 9 16 ये सब होती हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर तो याद ही नहीं किया। तो हम कैसे बिना सॉल्व किए, बिना कोई पेन चलाए, हम कैसे बताएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो इसमें वही रूल लगाएंगे जो पहले लगाया था। अभी अपन ने वर्ग इसमें लगाया था, इसका इकाई का अंक देखेंगे। देखो इकाई का अंक क्या है 9, और 9 क्या किसी 1 से लेकर 10 तक में पूर्ण वर्ग संख्या का अंक है क्या, तो 9 है में। देखो 7 का वर्ग में 49 में 9 मिलता है, और 3 के वर्ग में 9 मिलता है, तो यानी ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। यानी अगर इकाई का अंक 1 से लेकर 10 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर आता है, तब तो वो पूरा नंबर या पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं बात करूँ 2 4 3 9 5 7, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, आप बताएं कि भाई बताओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसका हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है 7। ध्यान रखिए इकाई का अंक इधर से नहीं होता, पीछे की साइड से होता है। तो इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पे 7। अब देखो 7 किस में आता है, 1 में नहीं है, 1 के वर्ग में नहीं है, 2 के वर्ग में 4 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है। सिर्फ मैं इकाई के अंक पे ध्यान दे रहा हूँ। इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो 7 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपन इससे पूरा निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि देखो 1 मैं लिख लूँ, मैं लिख लूँ 4, मैं लिख लूँ 9, मैं लिख लूँ 16 में से इकाई संख्या 6, इकाई संख्या 5, 6 वापस आ गया, 9 वापस आ गया, 4 वापस आ गया, 1 वापस आ गया, और डबल जीरो।
डबल जीरो यानी जीरो जोड़े में होने चाहिए, ठीक है। तो जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 या डबल जीरो आ जाए तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इनके अलावा जैसे मान लो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 तो आ गया, 6 आ गया, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो 2, 3, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो जिन संख्याओं के या फिर सिंगल जीरो आ जाए, एक सिंगल जीरो आ जाए, तो जिन संख्याओं के अंक अंत में 2, 3, 7, 8, क्योंकि 2, 3, 7, 8 इनमें है ही नहीं, तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 या डबल जीरो हो जाए तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। आप बिना कैलकुलेट करे सिर्फ अंत की अंक संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ठीक है। डबल जीरो में मैं पहले एक बार ध्यान दे देता हूँ। डबल जीरो का मतलब जैसे मान लो किसी संख्या के अंत में, जैसे मान लो 2, 4, 3, 1, 2, 3, 3 जीरो है, 2, 4, 3, 0, 0, 0। अब पूछे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप क्या करोगे, डबल जीरो देख लोगे और बोल देंगे हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन नहीं होगी। मैंने कहा कि जीरो जोड़े में होने चाहिए, कभी भी बिना जोड़े का जीरो नहीं बचना चाहिए, सारे जीरो जोड़े में। तो यहाँ एक तो जोड़ा बन गया और एक जीरो कैसे रह गया, खाली रह गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब मैं बात करूँ 2, 4, 3, 0, 0, 0, 0। अब पूछे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसमें पीछे से जीरो के जोड़े बनाऊं तो ये एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन गया, तो जीरो के पेयर बन गए, युग्म बन गए, तो सारे जीरो पेयर में, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चलिए अब अपन अगले गुणधर्म पे जाते हैं, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, पहले तो बात करें विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जो संख्याएं दो के पहाड़े में नहीं आती वो सारी क्या होती है, विषम संख्याएं। जैसे मैं बात करूं 1, 3, 5, 7, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो विषम संख्याएं पता है सबको, सम संख्याएं जो दो के पहाड़े में आए और विषम संख्याएं जो दो के पहाड़े में नहीं आए। तो अगर विषम संख्याएं शुरू से 1 से चालू हो रही हो और उनका योग हो रहा हो, तो आप बिना जोड़े उसका उत्तर कैसे निकाल सकते हैं, वर्ग की सहायता से ये सीखते हैं। आप इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, ये कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। तो आप 4 लिख दो और 4 का वर्ग कर दो। अब 4 का वर्ग क्या होता है, 4 × 4 16, ठीक है। 4 का वर्ग अगर 16 हो गया तो ये डायरेक्ट इनके योग के बराबर होगा। आप जोड़ के देख सकते हो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 6 16, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है, यहाँ पे एक सूत्र बनता है कि अगर विषम संख्याओं का योग हो रहा है और विषम संख्याएं क्या है, n है, गिनने पर कितनी है, n है, तो n का वर्ग करने पर उनका योग आ जाएगा। n विषम संख्याओं का योग n² के बराबर होता है। जैसे मान लो 1 + 3 + 5, कितनी संख्या है, n संख्या है। अगर n संख्या है तो उनका योग, वर्ग का योग किसके बराबर आ जाएगा, n²। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब ये सारी विषम संख्याएं हैं, सीरीज में जुड़ रही हैं, तो आप क्या करो, सीधा इनका योग कर लो, सब विषम संख्याओं को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, तो 6 का वर्ग कर दो, उत्तर क्या आ जाएगा, 36। तो आप इन संख्याओं को जोड़कर देख सकते हैं, बिना अपन ने इनको जोड़े आंसर क्या निकाल लिया, 36 निकाल लिया। तो विषम संख्याओं का योग, उन संख्याओं को गुणा, उन संख्याओं को जोड़ लो और कितनी संख्याएं काउंट कर लो और उसका वर्ग करने पर जो आंसर आएगा वो विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। चलिए अब हमारा अगला एक और सवाल है, इसी जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसी का उल्टा सवाल है। 25 को 5 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, ठीक है। 25 का योग बनाइए जिसमें कितनी विषम संख्याएं योग हो रही हो, 5। तो आप 5 विषम संख्याएं लिख लो। पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, उसकी अगली वाली विषम संख्या 5, उसकी अगली वाली विषम संख्या 7, उसके वाले अगली विषम संख्या 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 विषम संख्या हो गई, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 25। अब ये डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, अपन ने ऊपर पढ़ लिया है क्या, जैसे इनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमने 5 विषम संख्याओं का योग 25 के बराबर दिखा दिया। जैसे अब जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको बोले कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, किसको, 49 को, तो फिर वहाँ पे अपन 7 विषम संख्या जोड़ देंगे। कैसे कैसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9
उसके बाद अगली विषम संख्या 11, उसके बाद अगली विषम संख्या 13। तो 13 यानी मतलब 1 से 13 तक अगर अपन बात करें तो 7 विषम संख्या हो गई, तो उनका योग किसके बराबर हो जाएगा? 7 के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो ऐसे किसी भी संख्या को कुछ विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, जितनी विषम संख्या बोली हैं 1 से चालू करोगे, उतनी विषम संख्या प्लस में लिख दोगे बराबर, फिर उनको काउंट कर लोगे और फिर काउंट करने पर जो नंबर आएगा उसका वर्ग कर दोगे, वर्ग करने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा पार्ट है दो लगातार संख्याओं के बीच संख्याएं ज्ञात करना। संख्याओं के वर्ग के बीच, किसके बीच? संख्याओं के वर्ग के बीच संख्याएं ज्ञात करना। जैसे दो लगातार संख्याएं ले लेंगे और उनके बीच में उनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो ज्ञात करना। जैसे मान लो मैं एक साइड में ना आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग, ये दो लगातार संख्या है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है? तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो इनके बीच की संख्या ज्ञात करो। 5, 6, 7, 8, कितनी संख्या है? 4 संख्या है। ठीक है, तो अब अपन को इसको कैसे निकालना है? आप छोटी वाली जो संख्या है, छोटी वाली संख्या कौन है? 2। बड़ी वाली संख्या कौन है? 3। तो 2 को 2 से गुणा कर दो, यानी इस संख्या को 2 तो कितना आ गया? 4। तो देखो 4 संख्या है, तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? वो संख्याएं ना पूछियो, सिर्फ बताएं कि भाई कितनी संख्या आती है। तो आप छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने अब क्वेश्चन लेता हूँ प्रॉपर, 12 और 13 के वर्ग के बीच की कुल संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे और उनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें 12 का वर्ग नहीं निकालना, 13 का वर्ग भी नहीं निकालना और माइनस करके नहीं बताना, हमें सीधा हमारा सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होगा? छोटे वाली संख्या को 2 से गुणा कर दो, तो 2 × 12 कितना आ जाएगा? 24। यानी 12 का वर्ग और 13 का वर्ग अगर आप करोगे तो 12 का वर्ग आएगा 144 आएगा 12 × 12, और 13 का वर्ग आएगा 169 आएगा 13 × 13। तो दोनों के वर्ग के बीच में आप काउंट करोगे तो कितनी संख्याएं आएंगी? 24 संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पे ट्रिक क्या कहती है कि आपको छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। और सूत्र क्या बनेगा हमारा? अगर पहली संख्या n हो और दूसरी संख्या n+1 हो तो दोनों के वर्गों के बीच की संख्या है 2 × n, यानी छोटी वाली संख्या का डबल करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, एक और उदाहरण लें, जैसे 9 और 8, 9 और 8 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो 9 का वर्ग नहीं करना, 8 का वर्ग नहीं करना, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या करना है? छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। तो 2 × 8, आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो 9 का वर्ग करोगे, 8 का वर्ग करोगे, बीच की संख्याएं काउंट करोगे तो आपके पास कितनी आएंगी? 16 संख्याएं आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना, पहले बड़ी संख्या लिखियो बाद में छोटी लिखियो, तो भी आपको गुणा तो छोटी से ही करना है, चाहे वो पहले लिखियो चाहे बाद में। यहाँ पे छोटी संख्या पहले लिखिए, यहाँ पे छोटी संख्या बाद में, लेकिन गुणा हमेशा छोटी संख्या से करना है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपन ने एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 तक पढ़ चुके हैं। जितना भी अपन ने पढ़ा है उससे आपकी प्रश्नावली 6.1 हल हो जाएगी। अब अपन एक प्रश्नावली 6.2 के बारे में 6.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला प्रश्न क्या है? किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, और वो भी बिना गुणा किए, डायरेक्ट बिना गुणा किए। जैसे कि मान लो 32 का वर्ग क्या करो? बिना गुणा किए। जैसे कि मान लो अभी अपन बिना गुणा किए नहीं होता तो क्या करते? अपन 32 का वर्ग निकालने के लिए 32 को 32 से गुणा कर देते और आंसर आ जाता है 1024। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे गुणा नहीं करना। ठीक है, आपको ऐसे नहीं, आपको एक सूत्र के हिसाब से आपको 32 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 32 को एक शून्य वाली संख्या में तोड़ देंगे। जैसे 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 30 + 2, और इसका वर्ग करना है तो अब क्या आ जाएगा? ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे 32 का अगर आपको वर्ग करना बिना गुणा किए तो आप क्या करोगे? इसको तोड़ दोगे 30 + 2 में। चलिए, आप अपन ने पहले एक सूत्र पढ़ा था, a + b का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 × a × b। ठीक है, आपने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अपन इस सूत्र को इसमें लगाएंगे और जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब इसके बाद करें तो a क्या हो गया? 30 हो गया, और b क्या हो गया? 2। ठीक है, तो यानी 30 + 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? इसमें मान रख देंगे अपन, a का मान 30 हो गया, b का मान 2 हो गया, यानी 30 का वर्ग प्लस 2 यानी
बी यानी 2 का वर्ग। ध्यान रखिए कभी भी किसी चीज़ का वर्ग करते हैं जैसे कोष्टक में रख के अपन करते हैं, +2 इंटू 30 इंटू 2। ठीक है, अब 30 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा 3। अब इसको मैं देखो जीरो वाले नंबर का वर्ग करने का भी तरीका क्या होता है, आप संख्या का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग क्या हो गया 9, और जितने भी जीरो है उनको डबल कर दो। जैसे 1 जीरो तो 2 कर दो, 2 जीरो है तो 4 कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900। ठीक है, 3 का वर्ग 9, जीरो का डबल जीरो। ठीक है, 2 का वर्ग सभी को पता है 2 इंटू 2 4, और इसको पूरे को एक बार में हल करने की ध्यान रखना क्योंकि पूरा एक सिंगल चीज़ होती है। तो 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 हो जाएगा 60, और 60 इंटू 2 120। ठीक है, अब अपन इनको जोड़ लेते हैं अपन 900, 4 और 120 को जोड़े तो 4 4 का 4, 2 और 0 2, और 9 और 1 10। देखो 1024 आंसर आएगा 1024। देखो मैंने 32 को 32 से गुणा किया था तो अपना 1024 ही आया था, तो वो अपन को ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए सीधा गुणा नहीं करना आपको, इस सूत्र का आपको इसके इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे 32 का वर्ग करना है तो किस में तोड़ देंगे 30 + 2 में, तो ए क्या हो गया 30 और बी क्या हो गया 2। ठीक है, अब मान लो आपको अगर कोई समझ में दिक्कत हो तो अपन एक और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान ले अपन 63 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 63 का। ठीक है, तो 63 को अपन पहले क्या करेंगे जीरो वाली संख्या में तोड़ेंगे, तो 63 में से 3 हटा तो कितना बचेगा 60 + 3, तो 63 को 60 + 3 लिखेंगे, और कोष्टक के बाहर क्या आ जाएगा वर्ग। अब अपन सर्वसमीका लगाएं, a + b का वर्ग इज इक्वल टू a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो a कौन हो गया हमारा 60 और b कौन हो गया हमारा 3। ठीक है, तो 60 + 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 60 का वर्ग a यानी, ठीक है, प्लस b यानी 3 का वर्ग प्लस 2 इंटू 60 इंटू 3। ठीक है, तो 60 का वर्ग के वही हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 36, और 0 का क्या हो गया 00। आपको सीधा 60 इंटू 60 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और इसको पूरे को एक साथ करना पड़ेगा 2 इंटू 60 120, और 120 इंटू 3 360। आप साइड में रफ में अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो साइड में आप लिख लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा 3600। ठीक है, 3600 और 9 और 360, तो इनको जोड़ू तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6 और 3 9, और यहाँ पे आएगा 3, तो जोड़ने पे क्या आया 3 9 6 9। तो आप 63 को 63 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 9 6 9। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को तोड़कर दो भागों में तोड़कर आप ऐसे वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 6.2 का पहला पार्ट है, और आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको एक प्रश्नावली 6.1 और 6.2 का पहले सवाल तक आपको एक कॉपी बनानी है प्रॉपर, और उस प्रॉपर कॉपी में काम करना है। जब आपकी स्कूल्स ओपन होंगी तो आपका ये काम बाकायदा चेक किया जाएगा, और जो बच्चा नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को वापस पीछे करके देखो, तो 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से सब समझ में आएगा। ठीक है, आपके प्रश्नावली में भी सेम ऐसे ही सवाल है, आप आराम से कर लोगे। और फिर भी कोई डाउट आया तो अपन जहाँ पे अपन जो ग्रुप बनाया है उसमें आप अपना डाउट लिख कर भेज सकते हो, मैं हल करूँगा। या फिर बाद में अपन एक वीडियो चैट भी करेंगे, वीडियो मीटिंग करेंगे आपस में, तो जिसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो सभी बच्चे आपस में डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए पढ़ाई सबको करनी है, किसी को पढ़ाई को रोकना नहीं है, इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही पढ़ाई चलने वाली है। तो आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप टीचर से स्कूल में बात करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना।